बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली सुबह सारे होटल में शोर मचा हुआ था कि 3 मेहमान और एक वेटर कत्ल हो गया है और चारों की लाशें एक कमरे में पड़ी हुई हैं। सिरीवांग रोड पर इस होटल से ज्यादा पुलिस स्टेशन 100 फुट के फासले पर था। पुलिस के दर्जनों सिपाही और अफसर होटल के चारों तरफ फैले हुए थे। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन पर गया तो रानी होटल की मालकन और मैनेजर गुप्ता वहां खड़े पुलिस अफसरान से बातें कर रहे थे और उन दोनों के रंग उड़े हुए थे। होटल में रहने वाले बहुत से गेस्ट फौरी तौर पर होटल छोड़ना चाहते थे, जिन्हें पुलिस वालों ने रोक रखा था। मैं पुलिस अफसरान के पास गया और गुप्ते से पूछा, मिस्टर गुप्ते, क्या बात है? यह हड़बड़ाहट सी क्यों मची हुई है और इतने पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई पुलिस फंक्शन हो रहा है? गुप्ते और रानी तो खामोश रहे। गुप्ता बैक वक्त जहर भरी खौफजदा नजरों से मुझे देख रहा था। एक पुलिस अफसर ने मुअद्दबाना लहजे में मुझसे पूछा, क्या आप भी यहीं रहते हैं? मैंने उसी के लहजे में उसे हाँ में जवाब दिया। पुलिस अफसर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से और क्यों यहाँ ठहरे हुए हैं? मैंने जवाब दिया कि मैं अपने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दोस्तों के साथ सैरो तफरी और दिल बहलाने के लिए आए हुए हैं और इससे पहले भी मैं इस होटल में अपने साथियों के साथ रह चुका हूँ। रानी और मिस्टर गुप्ते मुझे बखूबी जानते हैं। मैंने ये कहते हुए मिस्टर गुप्ते की आंखों में आंखें डालते हुए और चुभते हुए लहजे में कहा कि क्यों मिस्टर गुप्ते, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं ना? गुप्ते घबरा गया और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला कि मैं आपको जानता हूँ, आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मैंने फिर पुलिस अफसर से पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि होटल में रात को 4 खून हुए हैं, जिनमें एक वेटर और 3 मेहमान हैं और चारों की लाशें एक ही कमरे में पड़ी हुई हैं। यह भी एलएसडी या हीरोइन का चक्कर होगा। यह उन दिनों थाईलैंड में बहुत मशहूर थी। मैंने अपने ख्याल का इजहार किया। इस होटल में मेरे पहले क़याम के दौरान मुझे मालूम हुआ था कि इस होटल में 2 कत्ल हुए थे, क्योंकि उनका आपस में हीरोइन का सप्लाई का मसला था। ये कत्ल कब हुए? पुलिस वाला यकीनन नया था, जो उसे उन 2 कातलों के बारे में इल्म नहीं था। उसके पूछने पर मैंने जवाब दिया, मुझे तो सरसरी सी बात मालूम हुई थी। असल तफसील मिस्टर गुप्ते को मालूम होगी, क्योंकि ये होटल के मैनेजर हैं। रानी ये सुनकर घबरा गई और बोली, चलिए रूम में जाकर बात करते हैं। यहाँ बातें करने से ग्राहकों पर बुरा असर पड़ेगा। रानी हम सब को लेकर दफ्तर की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने काम का बहाना करके साथ जाने से माजरत कर ली। आगे रानी, उसके पीछे 3 पुलिस अफसर और उनके पीछे मैं और गुप्ता थे। मैंने गुप्ते के कान में सरगोशी की और कहा कि गुप्ता, अपने हाथ की लकीरों को अच्छी तरह चेक कर लो, कहीं तुम्हारी जिंदगी की लकीर खत्म तो नहीं हो गई। अगर होशमंदी से काम ना लिया तो 5वीं लाश तुम्हारी होगी। ये कहकर मैं उनसे अलग हुआ और अपने कमरे में जाकर कैसर के जरिए सब साथियों को बुलाया और उन्हें कहा कि वक्ती तौर पर अपना सब असलहा, बमा, चाकू एक सूटकेस में डालकर मुझे दे दो। 10 मिनट में ही असलहा से भरा सूटकेस मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने ये सूटकेस अपने फ्लोर की गैलरी के एक कोने पर सेंट्रल एयर कंडीशन के गुजरने की सीलिंग के एक चौकोर टुकड़े को हटाकर अंदर रख दिया और टुकड़ा दोबारा वहां ही रख दिया। रानी ने जल्दी जल्दी लाशें होटल से उठवाने और कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए पुलिस वालों को रिश्वत देकर सारी कार्रवाई 2 घंटों में मुकम्मल करवा दी। हमसे भी पुलिस वालों ने कोई तफ्तीश वगैरह नहीं की। 3 रोज बाद मैंने असलहा निकाल कर साथियों में तकसीम कर दिया। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मैंने अपने आइंदा मिशनों के लिए बैंकॉक को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। एक तो यहाँ पर हम में से किसी पर कोई केस ना था, दूसरा खनसा और उमर का अमली तौर पर भरपूर तावन भी था। खनसा के जरिए हम हर मुल्क के जाली पासपोर्ट और वीज़े असली हालत में हासिल कर सकते थे, जो उन ममालिक में हमारे लिए कोई मुश्किल का बायस ना बन सकते थे जहाँ जहाँ हमने जाना था। सऊदी अरब में उमर खान ने हमारे लिए असलहा का बंदोबस्त भी कर दिया था। उन दिनों तेल की दौलत से माला माल मुस्लिम ममालिक में बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। वहाँ पर हर पाकिस्तानी को, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, दिक्तौर यानी डॉक्टर और मुहंदस यानी इंजीनियर कहकर बुलाया जाता था। उन ममालिक की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानियों ने बहुत मेहनत की थी। ये तो 80 के अशरे में जब पाकिस्तानियों ने उन ममालिक मसलन सऊदी अरब, दुबई और अबू धाबी वगैरह में बल्दिया के ठेके लेकर और हाथों में झाड़ू पकड़कर सड़कों गलियों की सफाई करनी शुरू कर दी तो उनकी कदर मंजिलत ख़त्म हो गई। शाह खालिद के दौर में रियाज में सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई तो रियाज की बल्दिया का ठेका पाकिस्तानियों के पास था। उन्होंने रियाज शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया। सऊदी अरब के अंग्रेजी के सबसे मशहूर रोजनामा
सऊदी गजट के सफ़ा अव्वल के निसफ हिस्से पर एक शलवार कमीज पहने और हाथ में झाड़ू पकड़े एक पाकिस्तानी की तस्वीर शाया हुई, जिसका कैप्शन था, रफ़ीक बहुत अच्छा काम किया। बस उस रोज़ से ही सारे पाकिस्तानियों और शलवार कमीज पहनने वालों को हाकरूब ही समझा जाने लगा। बेरोजगारी के मारे पाकिस्तानियों ने भी उन ममालिक में घटिया से घटिया काम करने में कोई यार ना समझा। मैंने तो बनी मालक जद्दा में मालशिए और हिजड़ों के गोल भी देखे। नतीजा ये हुआ कि सब अरब ममालिक में पाकिस्तानियों की सारी इज्जत और कदर खाक में मिल गई। हद ये कि दुबई के सबसे बड़े पार्क में शलवार कमीज पहनकर जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई और उन तमाम अरबी बोलने वाले मुस्लिम ममालिक को सदीक, जबकि पाकिस्तानियों को रफ़ीक का खिताब मिला। होटल के मैनेजर गुप्ते को मैंने वक्ती तौर पर डरा धमकाकर खामोश तो कर दिया था, लेकिन बैंकॉक में ऐसे दुश्मन का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। पूरी और भारतीय कमांडो वालों को हलाक करने के 5वें रोज अचानक हमें गुप्ते को भी हलाक करने का मौका मिल गया। कैसर और मैं रिसेप्शन पर अपने और साथियों के बिल की अदायगियों के लिए खड़े थे और एक बिल्कुल अजनबी थाई बिल्कुल मेरे साथ लगकर खड़ा हो गया और सरगोशी में बोला, खनसा ने मुझे आपका ख्याल रखने का कहा था। गुप्ते अभी अभी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के सामने महाराजा ड्रिपर्स एंड टेलर्स की दुकान पर गया है। अब जरा उस महाराजा दुकान वाले का भी जिक्र सुन लीजिए। ये हजरत अमेरिका के बहुत हामी हैं। वियतनाम की जंग के दौरान उसने अमेरिकी फौजियों की जो मुख्तसर मुद्दत की छुट्टी पर बैंकॉक आते थे, उसने उनकी बहुत सेवा की। बैंकॉक को गुनाह की दुनिया का सबसे बड़ा अड्डा बनाने में उसकी काविशों का बड़ा अमल दखल है। मैं और कैसर सरदार जी की दुकान के बाहर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद ही गुप्ते आन पहुंचा। उसके वहां आते ही हमने एक टैक्सी ली। मैंने ड्राइवर को 2000 बात देते हुए कहा कि एक नाराज दोस्त को राजी करने के लिए साथ ले जाना है। वो हमारे साथ जाने से पसो पेश करेगा। तुम उसकी बात ना सुनना और जब हम टैक्सी में बैठ जाएं तो हमें बताया जाने वाली सड़क पर ले जाना। अगर तुमने हुश असलूबी से काम सार अंजाम दिया तो तुम्हें मजीद 2000 बात मिलेंगे। टैक्सी ड्राइवर फौरन राजी हो गया। जिस शहर में मंशियात और जिस्म फरोशी का धंधा आम हो, वहां अगवा की वारदातें भी अक्सर होती ही रहती हैं। टैक्सी ड्राइवर ने सौदा तय होते ही 2 नंबर प्लेट गाड़ी की डिग्गी से निकालकर दोनों असली प्लेटों के ऊपर लगा दी। मैंने वहीं से एक बुक स्टॉल से एक अखबार खरीदा और हम दोनों गुप्ते का दुकान से बाहर आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद ही गुप्ते दुकान से बाहर आ गया। अब यह उसकी बदकिस्मती थी या हमारी खुशकिस्मती कि सड़क पर कोई और टैक्सी ना थी। वो सीधा हमारी टैक्सी की तरफ आया। अभी ड्राइवर से बात करने ही लगा था कि कैसर और मैंने उसे दोनों तरफ से अपने नरगे में ले लिया। मैंने अपना रिवाल्वर और कैसर ने खुला चाकू अखबार के वर्कों में छुपा रखा था। मैंने गुप्ता को कहा कि मेरे अखबार के अंदर रिवाल्वर है और मेरे साथी के पास चाकू, इसलिए खामोशी से टैक्सी में बैठ जाओ, वरना यहीं पर काम तमाम कर दूंगा। मैंने रिवाल्वर की नाल उसकी पसलियों के साथ लगा दी। दूसरी तरफ कैसर ने चाकू की नोक उसे झबोते हुए इशारा किया कि वो टैक्सी में बैठ जाए। गुप्ते के पसीने छूट रहे थे। वो कुछ कहने ही लगा था कि कैसर ने चाकू का दबाव बढ़ा दिया। पिछली सीट पर कैसर बैठा। मैंने धकेल कर गुप्ते को अंदर बिठाया और साथ खुद बैठ गया। हमारे बैठते ही ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट की और तेज रफ्तारी से भगाता हुआ पिताया रोड पर ले गया। गुप्ते जिस वक्त भी कोई बात करने लगता, कैसर उसे चाकू की नोक चबो देता। कैसर और मैं उस रोड से नावाकिफ थे। मैंने ड्राइवर को 1000 बात देते हुए कहा कि यहाँ कोई सुनसान जगह है। ड्राइवर ने बात जेब में डालते हुए कहा कि फिक्र ना करें, मैं आपको वहीं लेकर जा रहा हूँ। इस सड़क पर उन दिनों फैक्ट्रियां और कारखाने बन रहे हैं। ड्राइवर हमें एक ऐसी नामुकम्मल फैक्ट्री के पीछे ले गया जिस पर काम बंद हो चुका था और कोई चौकीदार वगैरह भी नहीं था। गुप्ते को अपना अंजाम दिखाई देने लगा तो उसका जिस्म खौफ से कांपने लगा। वो रोने और गिड़गिड़ाने लगा। अब तो तुम समझ गए होगे कि हम तुमको यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मेरी बात सुनकर गुप्ते की घिघी बंद गई। भगवान के लिए मुझ पर कृपा करो, मुझे ना मारो। जो कुछ तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें हरफ बहरफ बता दूंगा। गुप्ते ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पूरी और दोनों फौजी तो खत्म हो गए हैं। तुम्हारे अलावा और कौन कौन हमारे मुतल्लिक जानता है, और तुमने दहली में हमारे मुतल्लिक किसको इत्तला दी थी। मेरी बात सुनकर गुप्ते के मुंह से आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। मैंने किसी को इत्तला नहीं दी और मुझे कुछ इल्म भी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि पुरी और दोनों फौजी किसी की तलाश में यहाँ आए थे और भारतीय सफारत खाने के मिलिट्री अटैची ने मुझे फोन पर कहा था कि मैं उन दोनों के साथ भरपूर ताउन करूं। मैंने कहा कि अब तो तुम हमारे मुतल्लिक सब जान गए हो, अब तुम्हारा क्या इरादा है। गुप्ते ने कहा कि भगवान की सौगंध, मैं तुम्हारे मुतल्लिक किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा।
पुरी और फौजियों को मंशियात फरोशों ने कत्ल किया है, इसमें आप लोगों का कोई हाथ नहीं है। मैंने कैसर की तरफ देखा और इशारे से कहा कि इसे नीचे उतारा जाए। मैंने गुप्ते को कहा कि अब जरा नीचे उतरो, तो गुप्ते ने अगली सीट को मजबूती से पकड़ लिया। हत्ता कि मेरे और कैसर के उसे बाहर खींचने के बावजूद वो टस से मस न हुआ। टैक्सी ड्राइवर गर्दन मोड़े हमें देख रहा था। बोला, साहब जी, जल्दी जल्दी इससे छुटकारा पा लें, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा। मैं वही हूँ जो 8 माह पहले आपको असलहा डीलर के पास लेकर गया था। ड्राइवर भी नीचे उतर आया और हम तीनों ने खींचकर गुप्ते को बाहर निकाला। गुप्ते गाड़ी से बाहर निकलते ही जमीन पर लेट गया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें बुलंद होती जा रही थी। मैंने ड्राइवर और कैसर को पीछे हटने का कहते हुए गुप्ते पर 3 फायर कर दिए। गुप्ते का जिस्म पहले 2 फायरों पर उछला, मगर तीसरे पर कोई हरकत ना हुई। ड्राइवर ने उसके सीने से कान लगाकर नसों को चेक करके कहा, फिनिश हो गया है। मेरे कहे बगैर ड्राइवर ने गुप्ते की तलाशी ली और घड़ी, बटवा और एक डायरी निकालकर मुझे दे दी। मैंने बटवे से कागजात निकालकर घड़ी और बटवा ड्राइवर को दे दिए और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके हमको लेकर वापस बैंकॉक की तरफ चल पड़ा। मैंने ड्राइवर को 2000 की बजाय 4000 भात दिए। मैंने ड्राइवर से उसका नाम पूछा तो वो बोला, सर, ऐसे हालात में कोई भी अपना असल नाम वगैरह नहीं बताता, लेकिन खनसा हमारा बिग बॉस है और मैं उमर खान के लिए काम करता हूँ। मेरा नाम करीम है और मैं मलेशिया का रहने वाला हूँ। मुझे ये बड़े काम का आदमी नजर आया। मैंने पूछा कि मेरे मुतल्लिक कई माह पहले टैक्सी में ले जाने के अलावा भी कुछ जानता है? तो उसने कहा कि आपका नाम, आपके साथियों के मुतल्लिक सब कुछ, कमरे नंबर वगैरह हर चीज़ जानता हूँ, क्योंकि खनसा ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि हर नए और मशकूक आदमी की पूरी डिटेल जमा करके उसे इत्तला दूँ। आप भी जब आए थे तो मैंने सब कुछ हंसा को आपके मुतल्लिक बता दिया था। उसके एतराफ़ से मुझे मालूम हुआ कि खनसा ने हर जगह किस तरह अपनी मुखबिरी का जाल फैला रखा है। गुप्ते की लाश फैक्ट्री के एक नामुकम्मल कमरे में डालकर हम वापस बैंकॉक चले आए। टैक्सी ड्राइवर से अब हमारा खुद को छुपाना बेसूद था। शहर में दाखिल होते ही उसने नकली नंबर प्लेट्स उतार कर कपड़े में लपेटकर डिग्गी के एक खुफिया खाने में रखी और हमें रॉयल प्लाजा होटल ले आया। जब वापस जाने लगा तो मैंने कहा कि कल दिन 3 बजे टैक्सी ड्राइवर की वर्दी के बजाय सिविलियन लिबास में मिले, और मैंने अपना कमरा नंबर भी बता दिया। मुझे अपने आइंदा मिशनों के लिए अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा करना था। करीम की आंखों में गुप्ते को हलाक करते वक्त मैंने वो चमक देखी थी जैसी खुद मेरी और कैसर की आंखों में भारतीय मुखालफ इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान को हलाक करते वक्त होती थी। गुप्ते कारोबारी जहन का मालिक था, इसलिए डायरी में भारतीय सफारत खाने के फर्स्ट और सेकंड मिलिट्री अटैची, सीबीआई दिल्ली के डायरेक्टर, डीएमआई दिल्ली के डायरेक्टर महेश के नामों के आगे जो रकम रिसीव हुई वो लिखी थी और जो बाकी रहती थी वो भी लिखी हुई थी। मेरी और कर्नल मुजम्मल की 2 छोटी तस्वीरें भी डायरी के कवर में रखी हुई थी। बटवे के कागजात कुछ तो होटल के मुतल्लिक थे और एक कागज ऐसा भी था जिसमें मेरे और मेरे तमाम साथियों के नाम और रूम नंबर और तादाद लिखी हुई थी जो इस होटल में मुकीम थे। कागज की तहों से साफ दिखाई पड़ता था कि उसे आज ही लिखा गया था। गुप्ता ने यह कागज महाराजा टेलर की दुकान से वापसी पर यकीनन भारतीय सफारत खाने देने जाना था। डायरी के अंदर आजाद और बटवे के कागजात से साफ जाहिर हो रहा था कि यह भारतीय सफारत खाने और दहली वालों को मालूमात फराहम करके अपने दाम खड़े करता था। मैंने साथियों को गुप्ता के मुतल्लिक बताया। अब मुझे खुद भी उसमें दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। अगले रोज सुबह ही खनसा के पे रोल पर काम करने वाले उस होटल के ऑपरेटर ने फोन करके मुझे बताया कि गुप्ता के गायब होने की वजह से होटल की मालिक रानी बहुत परेशान है। उसकी एक नई खबर ये थी कि रानी एक अरबपति सिख की बीवी है जो बहुत बदसूरत है और उसके चेहरे पर चीचिक के दाग हैं। रानी बहुत ज्यादा खूबसूरत, जवान और शौकीन भी थी। गुप्ते के साफ रंग और नैन नक्श की वजह से उसने गुप्ते को होटल का मैनेजर मुकर्रर किया हुआ था। गुप्ता बहुत चालाक था। उसने रानी की कुछ कमजोरियां हाथ कर ली थी, जिसकी वजह से रानी जब कभी पाकिस्तानी या भारतीय या कोई यूरोपियन कंट्री के मेहमानों के साथ फ्री होने की कोशिश करती तो गुप्ते रानी की सरजनश करता और नाराज हो जाता, मगर रानी बाद में उसे मना लेती। रानी का शोहर अलग अपनी रंगीनियों में मगन रहता जो सिर्फ पैसे की बदौलत थी। ऑपरेटर ने मजीद बताया कि गुप्ता ने अपने कमरे के अंदरूनी और बैरूनी लॉक तब्दील करवा लिए थे और न्यू पेचीदा लॉक लगवा लिए थे जो होटल की मास्टर चाबी या किसी और चाबी से भी नहीं खुलते। चाबी का सुनकर मैं परेशान हो गया कि गुप्ता की लाश की तलाशी के दौरान चाबी तो नहीं मिली थी। दोपहर 3 बजे ड्राइवर सिविल कपड़ों में मेरे पास पहुंच गया तो मैंने उससे कहा
कि गुप्ता के पास से चाबियां मिली थीं। वो बोला कि चाबियां तो बटुए के जिप वाले खाने में थीं। ये कहकर उसने चाबियां निकालकर मेरे सामने मेज पर रख दी। मैंने अपने मकसद पर आते हुए करीम से चंद सवाल पूछे। वो बोला कि वो उन मलेशियन छापा मारू में से है जो मलेशिया के साबिक वजीर आजम का मलेशिया के एक सूबे रिहान को थाईलैंड को फरोख्त करने का सबब बना। लिहाजा अब हम उमर खान की सरकर्दगी में दोनों हुकूमतों के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हैं। मैंने करीम से कहा कि हमारी जद्दोजहद का दायरा कार वसी है, मगर दोनों का मकसद एक ही है। खनसा और उमर ना सिर्फ मेरे दोस्त हैं, बल्कि हमारी जद्दोजहद में हमारा भरपूर साथ भी दे रहे हैं। अगर तुम हमारे साथ शामिल होना चाहो तो मैं उमर खान से तुमको मांग लूंगा, लेकिन हमारे ग्रुप में शामिल होने से पहले तुम्हें एक छोटे से इम्तिहान में से गुजरना होगा। करीम ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि आपके साथ काम करने में खुशी महसूस करूंगा। खनसा और उमर किसी ऐसे वैसे को मिलते भी नहीं हैं। आप में यकीनन कोई ऐसी बात तो ज़रूर होगी कि दोनों ही आपके दोस्त बन गए हैं। आप उमर से पहले बात कर लें, फिर जैसा चाहे इम्तिहान ले लें। मैं इंशाल्लाह पूरा उतरूंगा। करीम के जाने के बाद मैं शुगला रानी के दफ्तर गया। उस वक़्त भी वह गुप्ते की गुमशुदगी के मुतल्लिक किसी से बात कर रही थी। मैं रानी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जब उसने फ़ोन रखा तो मैंने अनजान बनते हुए पूछा कि तुम्हारा मैनेजर कल से दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे उससे कुछ काम था। रानी बोली, किसी काम से गए हुए हैं, जल्द ही वापस आ जाएंगे। मुझे बताएं क्या काम है। मैंने चाबियां रानी के सामने लहराते हुए कहा कि ये चाबियां मुझे कल गुप्ता के ऑफिस के बाहर से मिली थी। ये चाबियां होटल की बाकी चाबियों से मुख्तलिफ हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चाबियां मैनेजर को ही दूं ताकि मुतल्लिका आदमी तक पहुंच जाएं। रानी चाबियों को पहचानती थी। उसने फौरन हाथ बढ़ाया और बोली, चाबियां मुझे दे दें, मैं गुप्ता को दे दूंगी। मैंने कहा, नहीं रानी साहबा, मैं चाबियां गुप्ते को ही दूंगा। होटल में पहले ही 4 कत्ल हो गए हैं और अब गुप्ते भी गायब है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं चाबियां पुलिस को ही दे दूं ताकि पुलिस गुप्ते के कमरे का दरवाज़ा खोले और शायद उन्हें गुप्ते की गुमशुदगी का कोई सुराग मिल जाए। मैंने ये कहते हुए चाबियां अपनी पॉकेट में डाल लीं। घबराहट में रानी की आवाज़ बैठ गई और वह बोली, देखिए, पुलिस को ये चाबियां हरगिज़ ना दें। आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि असलियत जानना, जिसका सिरा गुप्ते के कमरे में मौजूद है। रानी बोली, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ, बस ये चाबियां मुझे दे दे। मैंने कहा कि रानी, मैं दूसरों के चूसे हुए आम या मुंह का निकाला हुआ निवाला नहीं खाता। तुम्हारे गुप्ते के साथ रंगीन रातों के किस्से मैंने सुन रखे हैं। तुम ये भी जानती हो कि गुप्ते ने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए उन रंगीन रातों के सबूत अपने कमरे में छुपा रखे हैं, और पुलिस ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो सबूत भी उनके हाथ लग जाएंगे, और जब तुम्हारी अय्याशियों के सबूत तुम्हारे शोहर को मिलेंगे तो वो दूध की मक्खी की तरह तुम्हें निकाल बाहर करेगा। तुम्हें इसी बात का खौफ है ना?